लगता है उन्होंने काम पहले ही खत्म कर लिया है। नगर अधिपति के महल के ऊपर हवा में पहुंचकर वीर ने नीचे रक्षकों और सेवकों के शवों को देखा, जिन्हें पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटे लोगों के एक समूह द्वारा खींचकर ले जाया जा रहा था। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह छुपाई हुई थी, जिससे वीर के लिए उनके लिंग और साधना स्तर के अलावा कुछ भी पता लगा पाना कठिन हो गया था। वीर ने वहीं हवा में स्थिर रहकर यह देखने का इंतजार करने का फैसला किया कि क्या वह उस नैसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ के बारे में कुछ पता लगा सकता है, जिसने संभवतः इस नरसंहार का आदेश दिया था। वह खुद को छिपाने के लिए अपने छद्म तलवार क्षेत्र का उपयोग करना नहीं भूला। आह, लगता है वह व्यक्ति आखिरकार सामने आ ही गया। महल के प्रवेश द्वार पर नीचे देखते हुए, जहां से 30 के दशक की शुरुआत का दिखने वाला एक सुंदर व्यक्ति बाहर निकला और महल के सामने सफाई कर रहे लोगों में से एक को बुलाया, वीर मुस्कुराहट के साथ अपनी तलवार पर बैठ गया और नीचे चल रही बातचीत को सुनने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वह कम से कम कुछ उपयोगी जानकारी देगा। तलवार के एक ओर अपने पैर लटकाए हुए वीर ने अपने हाथ से सहारा देते हुए सिर को एक तरफ झुकाया और विचार मग्न मुद्रा में आ गया। इस तरह वीर चुपचाप यह सुनने लगा कि नीचे नेसेंट सोल क्षेत्र का विशेषज्ञ क्या कह रहा था, जबकि उस व्यक्ति को अपने से कुछ दर्जन मीटर ऊपर तैर रहे किसी व्यक्ति का आभास तक नहीं हुआ। केवल इसी से पता चलता था कि एक छद्म क्षेत्र की छिपाने की क्षमता कितनी शक्तिशाली थी। बिना किसी छद्म क्षेत्र के उसे देख पाना नामुमकिन था। इतनी जल्दी सफाई करने का शानदार काम किया। जब हम अपने लोगों और संसाधनों को यहां से हटा लेंगे, तो इस शहर से हमारा नाता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उस समय स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय को यहां केवल एक खाली अड्डा मिलेगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा। हे हे, काश मैं उनके चेहरे के भाव देख पाता जब वे यहां पहुंचेंगे। इस बात से पूरी तरह बेखबर कि ठीक उसके ऊपर कोई और बैठा उसकी बातें सुन रहा है, उस नैसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ ने इस बात की परवाह नहीं की कि वह क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके आसपास केवल उसके अपने ही लोग थे। स्वामी, हमने सफाई का काम पूरा कर लिया है। क्या हमें बाकी शहर का भी सफाया कर देना चाहिए? महल से बाहर आए उस सुंदर व्यक्ति के सामने खड़े होकर काले कपड़ों में लिपटे एक व्यक्ति ने उसके पास आकर भावनाओं से रहित स्वर में पूछा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पहले तो बहुत समय लगेगा और हम बस समय बर्बाद करेंगे, जिससे स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के लोगों को हमारे सारा सामान यहां से हटाने से पहले पहुंचने का मौका मिल जाएगा। इनकार में अपना सिर हिलाते हुए उस व्यक्ति ने अपने पीछे हटने की दिशा और उसमें लगने वाले समय के बारे में उस व्यक्ति से थोड़ी और बात की और फिर महल से बाहर शहर के दरवाजों की ओर चल दिया। शहर के लोगों को पता नहीं था कि उनके नगर अधिपति की मृत्यु हो चुकी है और वे अभी भी उस नरसंहार के बारे में कुछ भी जाने बिना अपना जीवन जी रहे थे, जो अभी अभी हुआ था। वीर चुपचाप उस नईसेंट सोल क्षेत्र के विशेषज्ञ के ऊपर तैरता रहा जब वह शहर से बाहर निकला और शहर के उत्तर में स्थित एक जंगल के सामने आकर रुका। फुश, एक आवाज सुनाई दी और वीर ने देखा कि नईसेंट सोल विशेषज्ञ के सामने एक प्रवेश द्वार खुला, जो नीचे उस अड्डे की ओर जा रहा था जिसके बारे में उस विशेषज्ञ ने पहले अपने अधीनस्थों से बात की थी। यह छिपाने वाली संरचना काफी अच्छी तरह से बनाई गई है, यहां तक कि मैं भी इसे देखने से चूक गया। जब मैंने वीर ने एक छिपे हुए प्रवेश द्वार की खोज की और अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग कर उस गुप्त ठिकाने के भीतर प्रवेश किया। वह उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाना चाहता था जो भविष्य में वसंत पुष्प पंथ के लिए संकट पैदा कर सकते थे। अपनी विशेष शक्तियों के माध्यम से खुद को छिपाते हुए वह बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए सफलतापूर्वक अंदर पहुंचने में सफल रहा। इसी बीच एल्डर मनीष के नेतृत्व में महिला योद्धाओं का एक दल शहर पहुंचा। एल्डर मनीष और श्वेता के बीच हमले की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। जहां श्वेता मुख्य शत्रु के प्रकट होने तक धैर्य रखने और प्रतीक्षा करने के पक्ष में थी, वहीं एल्डर मनीष ने शत्रुओं के भागने की आशंका के कारण तत्काल कार्यवाही करने का निश्चय किया।
उन्होंने अपने दल को रणनीतिक रूप से तैयार रहने का आदेश दिया ताकि वे महत्वपूर्ण शत्रुओं को पकड़ सकें और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। क्या आप इस कहानी के अगले भाग का सारांश चाहेंगे कि कोई भी बचकर न निकले? यह कहते हुए समूह धीरे धीरे फैल गया और उन्होंने हवेली को घेर लिया। श्वेता खुद को मना किए जाने पर गुस्से में केवल अपना मुंह फुलाकर रह गई। फिर उसने वैसा ही किया जैसा एल्डर मनीष ने उसे बताया था और हवेली के पीछे जाकर मोर्चा संभाल लिया ताकि भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोका जा सके। धड़ाम! स्प्रिंग फ्लावर्स एक्ट की महिलाओं के समूह को अपना हमला शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने जल्द ही कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञों के समूह को पछाड़ दिया और उनके पक्ष में एक भी चोट नहीं आई। वास्तव में यह कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि उनके पक्ष में एल्डर मनीष थे जो नैसेंट सोल रेल्म के चौथे चरण में थे। इसके अलावा श्वेता नाम की वह छोटी सी दिखने वाली युवती भी नैसेंट सोल रेल्म में थी। हालांकि वह एल्डर मनीष जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी वह हवेली के पिछले हिस्से से भागने की कोशिश कर रहे उन कुछ कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञों से कहीं अधिक बलवान थी। अंत में हवेली के अंदर के लोगों से तेजी से निपट लिया गया, क्योंकि उनके पास दो नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों और स्प्रिंग फ्लावर्स एक्ट के अच्छी तरह से प्रशिक्षित कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञों के समूह के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। शहर के लोग भी जाग गए, क्योंकि उन्होंने सिटी लॉर्ड की हवेली से आती हुई लड़ाई की संक्षिप्त आवाजें सुनी। गश्त कर रहे पहरेदारों ने एक पल के लिए भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की जब उन्हें पता चला कि लड़ाई की आवाज कहां से आ रही है, और वे तेजी से सिटी लॉर्ड की हवेली की ओर चल पड़े। तो अड्डा शहर के ठीक बाहर जंगल के प्रवेश द्वार पर स्थित है। चलिए चलते हैं और उस आदमी को पकड़ते हैं इससे पहले कि उसे पता चले कि यहां क्या हुआ है। पूछताछ के गए जीवित काले कपड़े पहने पुरुषों में से एक को नीचे पटकते हुए श्वेता ने हवेली से निकलने की तैयारी करते हुए उत्साहपूर्वक एल्डर मनीष से कहा, श्वेता, तुम यहीं रुको और पहरेदारों को समझाओ कि यहां क्या हुआ है। मैं अकेले शहर के बाहर स्थित अड्डे की जांच करने जाऊंगा। एल्डर मनीष ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पहरेदारों की तरह कपड़े पहने लोगों का एक समूह सिटी लॉर्ड की हवेली की ओर आ रहा है, और उन्होंने श्वेता से यह बात कही, लेकिन अकेले क्यों? क्या मैं भी साथ नहीं आ सकती? आप साफ तौर पर बस नहीं चाहते कि मैं शामिल हूं। अगर आप वास्तव में चाहते थे कि कोई पीछे रुककर पहरेदारों को बताए कि क्या हुआ, तो आप दादी जान की लियू या वेंग से ऐसा करने के लिए कह सकते थे। एल्डर मनीष को अपने बिना जाते देख श्वेता तेजी से उनके पास पहुंची और जिद करते हुए उनके पीछे चल दी। यह व्यक्ति नाइसेंट सोल रेल्म के तीसरे चरण में पहुंच गया होगा और शायद मेरी तरह चौथे चरण में भी पहुंच गया हो। लड़ाई शुरू होने के बाद मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा और अन्य नाइसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञों के खिलाफ तुम्हारा मुकाबला करने का सबसे बड़ा अनुभव मेरे और अन्य एल्डर्स के साथ किए गए कुछ अभ्यास ही हैं। चेहरे पर चिंता के भाव के साथ एल्डर मनीष ने श्वेता को हवेली में रुकने के लिए कहने का अपना कारण बताया, जबकि वे स्वयं नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ से निपटने के लिए बाहर जा रहे थे। लेकिन अगर मैं आप लोगों के अलावा कभी किसी और से नहीं लड़ूंगी, तो मुझे कोई अनुभव नहीं मिलेगा, और यह मेरे लिए वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त करने का एक सही अवसर है। भले ही मैं ज्यादा मदद न कर सकूं, कम से कम मैं खुद को सुरक्षित रखने में तो सक्षम रहूंगी ही। पीछे हटने को तैयार न होते हुए श्वेता एल्डर मनीष के ठीक पीछे चल दी और दोनों अब चहल पहल भरे शहर के बीच से आगे बढ़े। हाँ, ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं टिक सकती या तुम्हें लगे कि आसपास रहना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, तुम्हें तुरंत वहां से भागना होगा। एक आह भरते हुए उन्होंने श्वेता को नैसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ को काबू करने के लिए अपने पीछे आने देने का फैसला किया। एल्डर मनीष ने महसूस किया कि वह छोटी बच्ची, जिसे उन्होंने बड़ा होते देखा था, अचानक इतनी बड़ी हो गई थी कि उसकी मदद कर सके। ऐसा लगता है कि मैं अतीत में कुछ ज्यादा ही सुरक्षात्मक रहा हूं। अपने बगल में खड़ी लड़की को उत्साह से उछलते देख
जब उसे साथ चलने की अनुमति मिल गई, एल्डर मनीष खुशी खुशी मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने श्वेता को बाकी बुजुर्गों की तरह स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट की मदद करने और उसमें शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया था। कुछ ऐसा जो श्वेता नेसेंट सोल रेल्म में पहुंचने के बाद हमेशा से करना चाहती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन मनीष। अचानक उत्साह में उछलते हुए, एल्डर मनीष को गले लगाते हुए श्वेता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। कम से कम खुद पर नियंत्रण रखो और शिष्टाचार का ध्यान रखो। हम अभी भी एक मिशन पर हैं। एक हाथ से श्वेता को रोकते हुए एल्डर मनीष ने उसे जल्दी से शांत किया। क्षमा करें, एल्डर मनीष, लेकिन यहां आसपास कोई और नहीं है। ठीक है, लेकिन केवल तब तक जब तक हम जंगल के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच जाते। माफी मांगते समय श्वेता के उदास चेहरे को देखकर एल्डर मनीष उस उदासी के आगे झुकने से खुद को रोक नहीं पाए और श्वेता अचानक फिर से खुशी से झूम उठी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन मनीष, मैं आपसे प्यार करती हूं। द्वार की ओर बढ़ते हुए एक बार फिर एल्डर मनीष को गले लगाते हुए एल्डर मनीष को यह महसूस हुए बिना नहीं रहा कि वे अभी कुछ देर पहले श्वेता के उदास चेहरे से मूर्ख बन गए थे। ये कैसी जगह है? भूमिगत आधार में प्रवेश करते हुए वीर अपने मन ही मन जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने प्रवेश द्वार को धीरे धीरे फैलते हुए देखा, जब तक कि उनके सामने एक बड़ी गुफा नहीं आ गई, जो उस शहर को संभालने के लिए पर्याप्त थी जहां से वे अभी आए थे। चारों ओर देखते हुए वीर ने खनन के लिए कुछ अलग अलग औजारों के साथ साथ कई सुरंगों को देखा जो अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं। चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि नेसेंट सोल रेल्म का विशेष शहर के ठीक बाहर किसी चीज के लिए खनन कर रहा था और उसने इसके लिए एक विशाल भूमिगत आधार भी बनाया था। वीर को इस बात की बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर किस वजह से इस नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ ने स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के खिलाफ जाने और उनके क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा भूमिगत आधार बनाने का साहस किया। एक छोटे शहर के रूप में बने बाकी आधार का निरीक्षण करते हुए वीर वहां घूम रहे कुछ गश्ती दल के पास से आसानी से निकल गए और उस नेसेंट सोल रेल्म विशेषज्ञ का पीछा करते हुए उस छोटे भूमिगत शहर में प्रवेश कर गए। शहर को वास्तव में एक शहर नहीं माना जा सकता था, क्योंकि यह केवल बाहर से वैसा दिखता था। जैसे ही वीर ने भूमिगत शहर में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत अपने आसपास के वातावरण को बदलते हुए महसूस किया, क्योंकि अंदर मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर एक गंभीर भाव था और वे सामग्री के विभिन्न बक्सों को यहां वहां ले जा रहे थे। करीब से देखने पर वीर ने पाया कि लोग कवच और हथियारों से लेकर खाद्य आपूर्ति और स्प्रिट स्टोन्स तक हर तरह की अलग अलग चीजें ले जा रहे थे। शहर से बाहर ले जाई जाने वाली सभी चीजों में वीर की सबसे अधिक रुचि एक नीले क्रिस्टल में थी, जिसे ले जाते समय अत्यंत सावधानी बरती जा रही थी। यहां तक कि नीले क्रिस्टल ले जाने वाले लोग भी कम से कम कोर फॉर्मेशन रेल्म में थे, क्योंकि जब भी कोई हाथ में नीले क्रिस्टल का बक्सा लेकर दौड़ता हुआ आता, तो हर कोई उसके लिए रास्ता छोड़ देता था। ये क्रिस्टल क्या है? बिना देखे अपने पास से गुजर रहे एक कोर फॉर्मेशन विशेषज्ञ द्वारा ले जाए जा रहे बक्से से एक क्रिस्टल निकालते हुए वीर ने अपनी दिव्य दृष्टि उस पर केंद्रित की और अपने हाथ में मौजूद नीले क्रिस्टल की जांच करने की पूरी कोशिश की। स्पिरिट स्टोन्स? नहीं, यह कुछ अलग है। नीले क्रिस्टल के अंदर ची की प्रचुर मात्रा को महसूस करते हुए वीर ने पहले सोचा कि यह किसी प्रकार का उच्च श्रेणी का स्पिरिट, किंतु यह विचार तुरंत ही त्याग दिया गया जब उसने महसूस किया कि वह नीले क्रिस्टल के भीतर मौजूद प्रचुर ची को अवशोषित करने में असमर्थ था। इसका कारण यह था कि नीले क्रिस्टल के भीतर की ची मनुष्यों के लिए प्रतिकूल थी और इसे अवशोषित करना उसके बस की बात नहीं थी। वीर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वह यह नहीं समझ पाया कि वह नीला क्रिस्टल क्या था या उसका और क्या उपयोग हो सकता था। उसके भीतर ची की भारी मात्रा होने के बावजूद इसका उपयोग किसी भी चीज के लिए नहीं किया जा सकता था। कम से कम वीर को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि नीले क्रिस्टल का क्या उपयोग हो सकता था। जब मैं वापस संप्रदाय जाऊंगा
तब मैं संप्रदाय प्रमुख या अन्य एल्डर्स से पूछूंगा और देखूंगा कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता है। नीले क्रिस्टल को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में डालते हुए वीर ने भूमिगत शहर से बाहर ले जाई जा रही नीले क्रिस्टल से भरी बड़ी संख्या में पेटियों पर ध्यान देना बंद कर दिया और इसके बजाय वह नवोदित आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ के पीछे चल दिया। भूमिगत शहर के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसने अपना अवलोकन पुनः शुरू कर दिया। क्रिस्टल का परिवहन कैसा चल रहा है? एक अंडाकार मेज के चारों ओर लोगों के समूह के इंतजार कर रहे अपने सभा कक्ष में प्रवेश करते हुए नवोदित आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ ने जोर से पूछा और देखा कि उसकी आवाज सुनते ही आसपास के लोग सहम गए। तुम आपातकालीन सुरंग के माध्यम से यहां से सभी क्रिस्टल बाहर ले जाने में कितना समय लगेगा? किसी को जवाब देने के लिए आगे न आते देख नवोदित आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ के चेहरे पर क्रोध के भाव आ गए और वह अंडाकार मेज के अंत में बैठे एक कांपते हुए व्यक्ति की ओर मुड़ा, जिससे पूरा सभा कक्ष एक घनी हत्यारी मंशा से भर गया। 70% क्रिस्टल पहले ही बाहर ले जाए जा चुके हैं और आपातकालीन सुरंग के माध्यम से अंतिम 30% को बाहर ले जाने में लगभग 2 दिन और लगेंगे। अपने वरिष्ठ की नजर के सामने कांपते हुए वह आदमी बमुश्किल बोल पाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि सामने वाला व्यक्ति उसे उस व्यक्ति की तरह न मार डाले जो उससे पहले उसके वर्तमान पद पर बैठा था। 70%। यह ठीक है। सब लोग, हम अब तक खनन किए गए शेष 30% क्रिस्टल को यहीं छोड़ देंगे। स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के लोगों के आने से पहले इस जगह की सफाई शुरू करें और खदानों को सील कर दें। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का समय होना चाहिए। उसे जो बताया गया था उसके बारे में सोचते हुए नवोदित आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ एक पल के लिए विचारों में खोया हुआ लगा। फिर उसने सभा कक्ष के अंदर सभी लोगों को सूचित किया। क्रार उन्हें यह जानकारी देने के बाद नवोदित आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ वहां और अधिक देर तक नहीं रुका और जल्दी से सभा कक्ष से ओझल हो गया। सफाई 1 या 2 दिनों के भीतर? यह कैसे संभव है? हम इतने सारे क्रिस्टल छोड़ रहे हैं। जल्दी करो, हमें खनिकों और परिवहन कर्मियों को इस बारे में सूचित करना होगा। हाँ, यदि हमें इस स्थान को साफ करना है और खदानों के प्रवेश द्वार को सील करना है, तो हमें अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता होगी। जैसे ही नवोदित आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ वहां से गया, सभा कक्ष के अंदर हर कोई घबराने लगा और वे अपने अधीनस्थों को सफाई शुरू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां उनका कोई निशान न मिले, तुरंत बाहर भागे। वीर ने वास्तव में इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय वह नवोदित आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ के पीछे उसके निजी कक्ष की ओर चल दिया। नवोदित आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ का निजी कक्ष भूमिगत शहर के केंद्र में स्थित नहीं था, बल्कि इसके बाहर एक छोटी सी हवेली में स्थित था। वीर ने उचित दूरी बनाए रखते हुए नवोदित आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ का पीछा किया और वह उससे कुछ दर्जन मीटर ऊपर हवा में तैर रहा था। वीर हवेली के अंदर नेसेंट सोल स्तर के विशेषज्ञ की हर हरकत पर नजर रख रहा था। लगता है वह केवल साधना कर रहा है। वीर ने हवेली की एक खिड़की से उस नेसेंट सोल स्तर के विशेषज्ञ को बैठे हुए और ध्यान लगाते हुए देखा। वीर को पता था कि केवल उसका पीछा करने से उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, इसीलिए उसने खुद हवेली के भीतर जाने का निर्णय लिया ताकि वह उस संगठन या उनके द्वारा निकाले गए नीले क्रिस्टलों के उपयोग के बारे में कुछ पता लगा सके। सनसनाहट एक हल्की ठंडी हवा की तरह प्रवेश द्वार पर खड़ा पहरेदार वीर को देख भी नहीं पाया और वह बिना किसी कठिनाई के अंदर दाखिल हो गया। एक फॉर्मेशन! उस कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जहां नेसेंट सोल स्तर का विशेषण साधना कर रहा था, वीर ने देखा कि पूरे कमरे को एक सुरक्षा घेरे यानी फॉर्मेशन ने ढक रखा था। उसने कमरे में छिपकर घुसने का विचार छोड़ दिया। अपने छद्म तलवार क्षेत्र की सहायता से वह चाहे कितना भी छिपा हुआ क्यों ना हो, यदि उसने बलपूर्वक उस घेरे को पार करने की कोशिश की होती तो उसका पता चल ही जाता। इसे ध्यान में रखते हुए
वीर ने हवेली के बाकी हिस्सों की तलाशी लेने का फैसला किया ताकि उसे कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वैसी ही कोई चीज मिल सके। इस प्रकार वीर जो कुछ भी उसे मिला उसे पढ़ने लगा। उसकी दिव्य दृष्टि ने उसके लिए हवेली के भीतर मौजूद विभिन्न दस्तावेजों और पुस्तकों को बहुत ही कम समय में खंगालना आसान बना दिया। धमाका। हम्म। जैसे ही वीर को नीले क्रिस्टलों के बारे में एक पुस्तक मिली और वह उसे पढ़ने में लीन हुआ, प्रवेश द्वार की दिशा में एक बड़ा विस्फोट हुआ और दो नेसेंट सोल स्तर की ऊर्जाएं प्रकट हुईं। किसी ने प्रवेश द्वार को छिपाने वाले फॉर्मेशन को तोड़ दिया और जबरदस्ती यहां घुस आया है। शायद स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के लोग उम्मीद से पहले ही आ गए। प्रवेश द्वार की दिशा में देखते हुए वीर मुस्कुराया। उसने उस नेसेंट सोल स्तर के विशेषज्ञ को खुद न मारने का फैसला किया और इसके बजाय यह देखने के लिए उसका उपयोग करने का सोचा कि स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के लोग कितने शक्तिशाली हैं। किसकी हिम्मत हुई? जैसे ही वीर ने नीले क्रिस्टलों वाली किताब को दूर रखा और एक अच्छा तमाशा देखने के लिए तैयार हुआ, एक जोरदार दहाड़ ने पूरे भूमिगत आधार को हिलाकर रख दिया। वीर उस कमरे की दिशा में मुड़ा जहां वह विशेषज्ञ पहले ध्यान लगा रहा था। इस समय तक उस कमरे से एक सघन मारक इच्छा बाहर निकलती हुई महसूस की जा सकती थी, क्योंकि वह व्यक्ति पहले ही ध्यान करना बंद कर चुका था और वही था जो पहले गुस्से में दहाड़ा था। वह विशेष चिन्ह ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका और जल्द ही कमरे से बाहर निकलकर प्रवेश द्वार की ओर भागा ताकि उन दो लोगों का सामना कर सके जिन्होंने अभी अभी सुरक्षा घेरे को नष्ट किया था और अशिष्टता से अंदर घुस आए थे। यही उस आधार का स्थान होना चाहिए। क्या तुम तैयार हो श्वेता? शहर के बाहरी इलाके में जंगल के पास स्थित एक जगह की ओर अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ देखते हुए एल्डर मनीष ने अपने पास खड़ी श्वेता की ओर मुड़कर कोमल स्वर में पूछा। हाँ, एल्डर मनीष। उत्साह से भरी हुई श्वेता उस नेसेंट सोल स्तर के साधक से लड़ने के लिए उत्सुक थी जिसने मुसीबत खड़ी की थी और स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के क्षेत्र में और भी परेशानी पैदा करने की योजना बना रहा था। जब उसने एक अन्य नेसेंट सोल स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ अपनी पहली वास्तविक लड़ाई के बारे में सोचा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। बहुत अच्छे। याद रखना जो मैंने पहले कहा था, अगर यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो जाए तो पीछे हट जाना। जी। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर एल्डर मनीष ने अब और देरी नहीं की और अपनी ऊर्जा को एकत्र किया, एक विशाल हरी गेंद के रूप में जिसे वह सीधे गुप्त आधार के प्रवेश द्वार पर फेंक देती है। इस प्रक्रिया में वह सीधे सुरक्षा घेरे को नष्ट कर देती है। धड़ाम। प्रवेश द्वार को देखते ही एक पल भी प्रतीक्षा किए बिना वे दोनों भूमिगत आधार में नीचे की ओर दौड़ पड़े। अपने सामने एक छोटा सा भूमिगत शहर देखकर दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जमीन के नीचे इतना बड़ा शहर होगा। इसके अलावा वहां इतने सारे लोग काम कर रहे थे और दूर एक दूसरी सुरंग के माध्यम से विभिन्न चीजों को बाहर ले जा रहे थे। किसकी इतनी हिम्मत? इसी क्षण उन दोनों ने शहर के ठीक बाहर स्थित एक हवेली से आती हुई एक जोरदार दहाड़ सुनी और जल्द ही हवेली से एक आकृति बाहर निकली और हत्या के इरादे से उनकी ओर बढ़ी। श्वेता, सावधान रहो। यह व्यक्ति नैसेंट सोल क्षेत्र के चौथे चरण में है। अपनी ओर आने वाले व्यक्ति की साधना को महसूस करते हुए, जो लगभग दम घोंटने वाले जानलेवा इरादे से घिरा हुआ था, एल्डर मनीष ने श्वेता को चेतावनी देते हुए अपनी आंखें खतरनाक रूप से सिकोड़ी। फिर उन्होंने एक छोटा हाथ वाला मुड़ने वाला पंखा निकाला जिस पर फूलों का सुंदर पैटर्न खुदा हुआ था। वूश। उस छोटे पंखे को लहराते हुए बड़ी मात्रा में बर्फ की ऊर्जा जमा होने लगी और जल्द ही उसने बर्फ की ऊर्जा का एक छोटा भंवर बना लिया जो तेजी से आने वाले नैसेंट सोल क्षेत्र के साधक की ओर बढ़ा। रास्ते में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण खनिकों और सामान ढोने वालों को सीधे मौत के घाट उतारते हुए वह बर्फीला भंवर आगे बढ़ा। जैसे ही वह उनके जमे हुए शरीरों के पास से गुजरा, भयंकर बर्फीले भंवर ने उनके शरीर के चिथड़े कर दिए। हुम्फ। अपनी ओर आते हुए बर्फीले भंवर को देखकर नैसेंट सोल क्षेत्र का वह साधक जरा भी नहीं झिझका
और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार प्रकट हुई, जिसे उसने आने वाले बर्फीले भंवर की ओर नीचे की ओर घुमाया। वुश! धड़ाम! तलवार से किया गया हमला तेजी से बर्फीले भंवर से टकराया और दोनों हमलों ने एक दूसरे को बेअसर कर दिया। अपने पीछे वह केवल उन टूटे हुए शरीरों का एक जमा हुआ रास्ता छोड़ गया, जहां से बर्फीला भंवर गुजरा था। तुम्हें वह तथाकथित सेबर लॉर्ड होना चाहिए, जिसने कुछ हफ्ते पहले सेवन फेट्स सेक्ट पर हमला करने में मदद की थी। क्या तुम्हारे तीनों दोस्त तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं? स्वॉर्ड लॉर्ड, स्पीयर लॉर्ड और बो लॉर्ड। के तुम लोगों के नाम काफी अनोखे हैं। यह देखते हुए कि सेबर लॉर्ड उसके हमले को रोकने के बाद रुक गया था, एल्डर मनीष ने यह जानने के प्रयास में उसे पुकारा कि क्या वह उन अन्य 3 लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है, जो स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के क्षेत्र में छिपे हुए थे। आखिरकार, यदि उन तीनों में से कोई भी यहां होता, तो यह काफी खतरनाक होता, क्योंकि उसके सामने खड़ा सेबर लॉर्ड उसी साधना क्षेत्र में था, जिसमें वह स्वयं थी। हुफ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे और उस बच्ची से निपटने के लिए काफी हूं। तिरस्कार से मुस्कुराते हुए उसने यह कहा, और सेबर लॉर्ड ने एल्डर मनीष की ओर एक और हमला करते हुए आगे की ओर छलांग लगा दी। उसने श्वेता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। किसे बच्ची कहां? सेबर लॉर्ड द्वारा अपनी बड़ी बहन पर हमला करते समय खुद को पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने से स्पष्ट रूप से आहत होकर श्वेता ने अपना हथियार निकाला, जो एक विशाल हथौड़ा था और जो आकार में उससे भी बड़ा था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ सेबर लॉर्ड पर प्रहार किया। सेबर लॉर्ड ने अचानक एक विशाल हथौड़े को प्रकट होते देखा और उसके चेहरे पर भ्रम के भाव आ गए। उसने तुरंत एल्डर मनीष पर अपने हमले को रोका और उस विशाल हथौड़े से अपना बचाव किया। ढपाक! वह विशाल हथौड़ा सेबर लॉर्ड की तलवार से टकराया और वह मुश्किल से उस आक्रामक छोटी लड़की को पीछे धकेल पाया। इससे पहले कि अचानक अचानक उसने अपनी ओर बगल से आते हुए बर्फीले नुकीले तीरों के एक विशाल समूह को देखा। पूछी! मांस के फटने की आवाज सुनाई दी और सब्र लॉर्ड पीछे हट गया, जबकि एक बर्फीला तीर सीधे उसके दाहिने पैर में धंस गया था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस छोटी बच्ची से निपटने के दौरान फायदा उठाकर मुझ पर हमला करोगे। हम लगता है कि अब तुम दोनों से लड़ते समय मुझे थोड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। अपने दाहिने पैर में धंस से बर्फीले तीर को अहंकार के साथ बाहर निकालते हुए सब्र लॉर्ड ने एक बार फिर हमला करने की मुद्रा बनाई और उन दोनों पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है या कुछ और? उसके पैर के घाव से बहते भारी मात्रा में खून और उसके थके हुए चेहरे को देखते हुए एल्डर मनीष को संदेह होने लगा कि क्या उनके सामने खड्डा यह व्यक्ति वास्तव में नेसेंट सोल रील्म के चौथे चरण का कोई योद्धा था। आह, श्वेता, तुम इससे अकेले लड़ सकती हो। अगर कुछ होता है तो मैं मदद के लिए आऊंगा। श्वेता की ओर देखते हुए और उसे यह बताते हुए एल्डर मनीष को अचानक महसूस हुआ कि श्वेता को अपने साथ लाना एक अच्छा विचार था। यदि ऐसा न होता तो उसे इतना अच्छा प्रशिक्षण साथी कैसे मिलता, जो उसे बहुत अधिक खतरे में डाले बिना उसके साथ लाड़ेड़ने के लिए तैयार हो? उस आदमी के साथ कुछ तो गड्ढबद्ध है। उसी समय वीर लड़ाई का अवलोकन कर रहा था, क्योंकि उसे उस ऊर्जा में कुछ गड्ढबद्ध लगी, जिसका उपयोग सब्र लॉर्ड ने पहले एल्डर मनीष के बर्फीले भंवर के हमले को रोकने के लिए किया था। नेसेंट सोल रील्म के चौथे चरण का विशेषज्ञ चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, एल्डर मनीष और श्वेता के साथ बस कुछ ही बार टकराने के बाद उसकी ऐसी हालत कभी नहीं होनी चाहिए थी। कितना दुखद है। एल्डर मनीष श्वेता से जो कह रहे थे उसे सुनकर वीर सब्र लॉर्ड के लिए थोड़ा बुरा महसूस के बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे श्वेता के लिए एक प्रशिक्षण पुतले के रूप में नामित किया गया था, ताकि वह नेसेंट सोल रील्म के किसी व्यक्ति के साथ लौटिशने का अनुभव प्राप्त कर सके। लेकिन शायद मैं भविष्य में भी इस तरीके का उपयोग कर सकता हूं। जी हां। एल्डर मनीष की बात सुनकर श्वेता उत्साह के साथ आगे बढ़ी और उसने एक बार फिर अपना विशाल हथौड़ा का हत्था निकाला। उसने उसे सब्र लॉर्ड की ओर घुमाया
जो उन दोनों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। धड्डाम! श्वेता का विशाल हथौड़ा सब्र लॉर्ड की तलवार से टकराया और उन दोनों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वे बराबरी के लग रहे थे। लगता है कि मुझे अब यहां और रुकने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट की दोनों महिलाओं को बेचारे सब्र लॉर्ड के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण पुतले की तरह व्यवहार करते देख वीर ने उनके युद्ध में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया, और इसके बजाय उसने अपना ध्यान उन सुरंगों में से एक की ओर लगाया जहां से सब्र लॉर्ड और स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के दो लोगों के बीच टकराव से पहले खनिक नीले क्रिस्टल बाहर ले जा रहे थे। अधिकांश लोगों ने पहले ही उस ओर पीछे हटना शुरू कर दिया था जिसे वीर ने उनकी आपातकालीन सुरंग के रूप में सुना था। वीर को पता नहीं था कि वह कहां जाती है, और उसे यह जानने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। इसलिए उसने पीछे हटते हुए लोगों को अकेला छोड़ दिया और इसके बजाय एक सुरंग की ओर बढ़ गया और उसके अंदर देखने लगा। वह अपने पीछे हो रही लाड़ ढाई की निरंतर आवाज को अनदेखा कर रहा था। नीले क्रिस्टल या घोस्ट क्रिस्टल के बारे में किताब से, जैसा कि उन्हें किताब में कहा गया था, वीर निश्चित रूप से जानता था कि वे ऐसी चीज नहीं थे जिसे किसी भी परिस्थिति में एक साधक को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके साधक की आत्मा और डेंटियन पर जहरीले प्रभाव पड़ डहाते थे। इसके अलावा उसे यह भी पता चला कि यह राक्षसी साधकों द्वारा सबसे अधिक मांग वाले संसाधनों में से एक था। एकमात्र समस्या वह था, खड्ग स्वामी कोई आसुरी साधक नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि उसने प्रेत स्फटिक के भीतर की ऊर्जा को सोख लिया था। शायद यही कारण था कि चतुर्थ चरण के नवजात आत्मा क्षेत्र का साधक होने के बावजूद वह इतना कमजोर था। पुस्तक में स्वयं इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था और केवल यह बताया गया था कि प्रेत स्फटिक आसुरी साधकों के लिए कितने उपयोगी थे। लेकिन प्रेत स्फटिक खदान के केंद्र में एक स्रोत स्फटिक होना चाहिए। पुस्तक पढ़ते हुए वीर स्वयं को प्रेत स्फटिक खदान में प्रवेश करने और पुस्तक में वर्णित स्रोत स्फटिक को खोजने के प्रलोभन से नहीं रोक सका। स्रोत स्फटिक के प्रभाव अत्यंत अद्भुत थे, क्योंकि यह साधक को आसानी से दांवों को समझने की अनुमति देता था। वीर के लिए स्रोत स्फटिक प्राप्त करना उसे गुप्त क्षेत्र की शुद्ध ऊर्जा वाली मछली और शुद्ध की गोली का उपयोग करने के बाद आसानी से अधिपति क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करेगा। वीर का यह विश्वास करने का कारण कि स्रोत स्फटिक अभी भी प्रेत स्फटिक खदान के भीतर था, यह था कि पुस्तक के अनुसार स्रोत स्फटिक के साथ एक विशेष प्रकार का जीव जन्म लेता है और वह किसी भी व्यक्ति से इसकी रक्षा करता है जो बहुत करीब आने का साहस करता है। इन जीवों में सबसे कमजोर भी अधिपति क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, और यह कुछ ऐसा नहीं था जिससे खड्ग स्वामी जैसा जीवित प्रशिक्षण पुतला निपट सके। धमक, धमक, धमक! जब वीर इस बात पर हिचकिचा रहा था कि उसे प्रेत स्फटिक खदान के भीतर जाना चाहिए या नहीं, तो उसके सामने प्रेत स्फटिक खदान की ओर जाने वाली सुरंग में एक छोटा विस्फोट हुआ। यह एकमात्र स्थान नहीं था जहां ऐसा हुआ था, क्योंकि प्रवेश द्वार और आपातकालीन सुरंग को छोड़कर अन्य सभी सुरंगें, उनके प्रवेश द्वार पर छिपे कई विस्फोट तावीजों के सक्रिय होने के बाद ढहने लगीं, जिससे भूमिगत आधार के भीतर की विभिन्न सुरंगें गिरने लगीं। गदगदाहट! केवल सुरंगें ही प्रभावित नहीं हुईं, बल्कि ऊपर से बड़े पत्थर भी गिरने लगे। यह इस बात का संकेत था कि जिस गुफा में भूमिगत आधार स्थित था, वह ढहने लगी थी। सर, वीर ने अब और देर नहीं की और प्रेत स्फटिक खदान में प्रवेश कर गया। वह वसंत पुष्प संप्रदाय के उन दो लोगों के बारे में वास्तव में चिंतित नहीं था। आखिरकार उनकी ताकत को देखते हुए गुफा का ढाना उन्हें घायल नहीं कर पाएगा। अधिक से अधिक उन्हें गिरते पत्थरों और मिट्टी में दबने के बाद बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता खुद खोदना होगा। यह उस गुप्त क्षेत्र जैसा कुछ नहीं था जहां पूरा स्थान नष्ट होने वाला था। ढहते हुए गुप्त क्षेत्र में रहने का सबसे अच्छा परिणाम भी दुनिया के बीच के शून्य में लक्ष्यहीन रूप से भटकना ही होता, जहां अंततः धीमी मृत्यु या शून्य में छिपे खतरों के कारण त्वरित मृत्यु ही प्राप्त होती।
जहां तक प्रेत स्फटिक खदान के प्रवेश द्वार और भूमिगत आधार के ढानने के बाद खुद बाहर निकलने की बात थी। वसंत पुष्प संप्रदाय के उन दो लोगों की तरह वह भी अपना रास्ता खोदकर बाहर निकल सकता था। इसी सोच के साथ वीर ने प्रेत स्फटिक खदान में प्रवेश करने और स्रोत स्फटिक खोजने का निर्णय लिया। संरक्षक जीव से स्रोत स्फटिक चुराओ और जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, यही उसकी योजना थी। यदि आवश्यक न हो तो अधिपति क्षेत्र के जीव से क्यों लड़ना। इस योजना के मन में होने के बावजूद वीर को अब भी लग रहा था कि चीजें वैसी नहीं हो सकती जैसी योजना बनाई गई थी। वाह! तो यह एक प्रेत स्फटिक खदान है। लगभग 10 मिनट तक एक खाली सुरंग में चलने के बाद वीर जल्द ही एक बड़े खुले स्थान पर पहुंचा, जहां उसने केंद्र में एक बड़ी भूमिगत झील देखी। झील के चारों ओर अनगिनत छोटे प्रेत गुफा की दीवारों और छत पर क्रिस्टल लगे हुए थे, जो नीचे एक छोटे प्राकृतिक मंच की ओर हल्की चमक बिखेर रहे थे। यह मंच विभिन्न आकारों के पत्थरों से बना था, जो ऊपर से भूमिगत झील में गिरे हुए प्रतीत होते थे। क्या वह सोर्स क्रिस्टल है? भूमिगत झील के बीचों बीच पत्थरों के प्राकृतिक मंच पर स्थित चावल के दाने के आकार के एक छोटे से शुद्ध सफेद क्रिस्टल को घूरते हुए वीर को थोड़ा संदेह हुए बिना नहीं रह सका। क्या इतना छोटा क्रिस्टल वास्तव में उसकी मदद कर पाएगा? हिस्सस सोर्स क्रिस्टल के छोटे आकार को देखकर विचारों में खोए हुए वीर अचानक तब सतर्क हो गया जब उसने झील से एक छोटी सी फुफकार की आवाज सुनी। रक्षक जीव! फुफकार की आवाज की दिशा में देखते हुए वीर ने जल्द ही उस आवाज के स्रोत का पता लगा लिया। घोस्ट क्रिस्टल की चमक जब भूमिगत झील के पानी के नीचे उसके शरीर पर पड़िड़ी तो कम से कम कुछ दर्जन मीटर लंबा एक विशाल सांप दिखाई दिया। यह कोई दानव पशु नहीं है। हालांकि वीर ने पहले ही इसके बारे में पढ़ा था कि यह सोर्स क्रिस्टल की रक्षा करने वाला एक विशेष जीव है। फिर भी वह वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने पहले केवल दानव पशुओं को ही देखा था। लेकिन भूमिगत झील से उसे शांति से देख रहा वह सांप स्पष्ट रूप से मांस और रक्त से नहीं बना था। इसके बजाय उसका पूरा शरीर विभिन्न प्रकार की कीमती धातुओं से बना हुआ प्रतीत होता था और उसकी दोनों आंखें आसपास के घोस्ट क्रिस्टल के समान थीं। वे हल्की चमक के साथ वीर पर टिकी हुई थीं और उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। किताब के अनुसार सोर्स क्रिस्टल के साथ पैदा होने वाला प्रत्येक विशेष जीव अद्वितीय था और कोई भी एक जैसा नहीं था। इससे यह जानना भी मुश्किल हो गया था कि उस विशेष जीव के पास किस तरह की क्षमताएं होंगी। लेकिन कम से कम यह लिखा गया था कि विशेष जीव की ताकत स्वयं सोर्स क्रिस्टल के आकार और शक्ति पर निर्भर करती है। इसका मतलब था कि सोर्स क्रिस्टल जितना बड़ा और शक्तिशाली होगा, उसकी रक्षा करने वाला विशेष जीव भी उतना ही शक्तिशाली होगा। इससे पहले कि वह मुझ पर हमला करे, मैं उसके कितना करीब जा सकता हूं। भूमिगत गुफा के चारों ओर देखते हुए वीर ने जल्दी ही घोस्ट क्रिस्टल से भरे कुछ बक्से देखे। ऐसा लग रहा था कि सेबर लॉर्ड के लोग भागने से पहले उन सभी को समय पर नहीं ले जा सके थे। उन जगहों का अवलोकन करते हुए जहां से खनन के बाद घोस्ट क्रिस्टल गायब थे और जिन्हें अलग अलग बक्सों में रखा गया था, वीर यह गणना करने में सफल रहा कि सामने भूमिगत झील से उसे देख रहे उस अद्वितीय सांप द्वारा हमला किए जाने से पहले वह कितनी दूर तक जा पाएगा। छप पास के एक बक्से से एक घोस्ट क्रिस्टल उठाकर सीधे सांप के सामने झील में फेंकते हुए वीर ने सांप से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद की। हिस्सस! लेकिन उसे केवल एक गुस्से भरी फुफकार ही सुनाई दी, क्योंकि सांप ने पानी के अंदर अपने विशाल शरीर को हिलाया। वह वीर द्वारा उसकी ओर घोस्ट क्रिस्टल फेंकने से नाखुश लग रहा था। तो मुझे इससे डरना होगा, थोड़ा अनिच्छुक महसूस करते हुए, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि उसके सामने वाले सांप की ताकत डोमेन लॉर्ड रेल्म तक पहुंच गई थी। वीर जानता था कि वह इसके पास से चुपके से नहीं निकल पाएगा और अपनी मूल योजना के अनुसार भागने से पहले सोर्स क्रिस्टल नहीं चुरा पाएगा। सोर्स क्रिस्टल की ओर देखते हुए
वीर ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। ज्यादा से ज्यादा उसे पीछे हटना पड़ेगा यदि चीजें उसके बस से बाहर हो गईं। हिस्सस! वीर में बदलाव को महसूस करते हुए सांप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक बार फिर उसकी दिशा में गुस्से में फुफकारने लगा। इस बार उसका स्वर अधिक डरावना था क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से वह दिशा देखी जहां वीर देख रहा था। भूमिगत झील के सामने खड़े होकर जब उसने सांप को अपनी ओर धमकी भरे अंदाज में फुफकारते हुए देखा, तो वीर जान गया था कि उसके पास चुपके से निकलने का कोई मौका नहीं है। उसने अपनी अंतराकाशी अंगूठी से अपनी तलवार निकाली और उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। फुफकार! सांप की एक और धमकी भरी फुफकार सुनकर वीर ने आगे बढ़ने के अवसर का लाभ उठाया। उसका छद्म तलवार क्षेत्र तेजी से उसके चारों ओर फैल गया और जल्द ही सांप को दबाने के प्रयास में उसे घेर लिया, जबकि वीर सीधे भूमिगत झील के केंद्र में स्थित स्रोत स्फटिक की ओर बढ़ा। फुफकार! धड़ाक धड़ाक धड़ाक! सांप को दबाना आसान नहीं था क्योंकि वीर के छद्म तलवार क्षेत्र को सांप ने आसानी से हटा दिया। सांप के चारों ओर एक चमकदार पीली ऊर्जा घूमने लगी, जिसके बाद वीर को अचानक अपने ऊपर एक भारी दबाव महसूस हुआ। एक पृथ्वी क्षेत्र! वीर तुरंत समझ गया कि वह पीली ऊर्जा और अचानक महसूस होने वाला भारीपन सांप का क्षेत्र था, जो उस पर दबाव डाल रहा था। अपने छद्म तलवार क्षेत्र के बावजूद वीर अपने स्वयं के छद्म क्षेत्र से रत्ती भर भी आक्रमण नहीं कर सका और इसके बजाय उसे सांप के पृथ्वी क्षेत्र के विरुद्ध रक्षा करने के लिए अपने छद्म तलवार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सांप उसकी उम्मीद से कहीं अधिक शक्तिशाली था और पहली बार वीर ने नवजात आत्मा क्षेत्र और क्षेत्र अधिपति क्षेत्र के बीच के अंतर को महसूस किया। एक पूर्ण विकसित क्षेत्र का सीधा सामना करना नवजात आत्मा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था, जब तक कि उसके पास क्षेत्र के दबाव को कम करने के लिए अपना छद्म क्षेत्र न हो। वीर जानता था कि यदि उसका छद्म क्षेत्र सांप के क्षेत्र का दबाव नहीं झेलता, तो वह इस समय हिलने में भी सक्षम नहीं होता और सांप के आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए बस स्थिर खड़ा रहता। फुफकार! फुफकार! यह उम्मीद न करते हुए कि वीर अपने क्षेत्र के दबाव के बाद भी हिल पाएगा, सांप ने कुछ भ्रमित फुफकार वाली आवाजें निकाली। वीर ने भ्रम के उस छोटे से समय का उपयोग अपने और स्रोत स्फटिक के बीच की दूरी को कम करने के लिए किया और उसे जल्दी से पकड़कर अपनी अंतराकाशी अंगूठी में रख लिया। धड़क! वीर ने सांप की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और अपनी तलवार से गुफा की छत पर हमला किया ताकि वह बलपूर्वक सतह की ओर रास्ता बना सके और अपने नीचे मौजूद सांप से बच सके। सांप अपने भ्रम से बाहर आया और उसने देखा कि भूमिगत झील के बीच से स्रोत स्फटिक ले जाया गया है। इससे पहले कि वह चोर अचानक ऊपर की छत से टकराकर गायब हो गया, पीछे केवल एक छोटा सा छेद रह गया। फुफकार! सांप एक बार फिर फुफकारा, लेकिन इस बार यह पागलपन से भरा था। सांप की पहले की नीली आंखें अब रक्त के समान लाल हो गई थीं और वह मारने के इरादे से भर गया था। वह पानी से बाहर कूदा और वीर का पीछा करते हुए छत में घुस गया। वह उसे ऐसे ही भागने नहीं देने वाला था। गड़गड़ाहट! भूमिगत झील वाली गुफा जल्द ही ढह गई क्योंकि सांप का पृथ्वी क्षेत्र क्षण भर के लिए नियंत्रण से बाहर हो गया था और उसने आसपास के वातावरण को नष्ट कर दिया था जब उसने उस चोर को स्रोत स्फटिक लेकर भागते हुए देखा। धड़ाक! वीर जमीन से बाहर निकला और खुद को जौ के एक खेत के बीच में पाया, जो उस शहर से कुछ हजार मीटर बाहर स्थित था, जहां नील को वर्तमान में होना चाहिए था, जो उस जंगल के विपरीत दिशा में था जहां भूमिगत आधार स्थित था। फुफकार! वीर उस खूबसूरत जौ के खेत का आनंद नहीं ले सका। कटाई के लिए तैयार था कि तभी उसके नीचे से एक गुस्से भरी फुंकार सुनाई दी और जमीन से एक विशाल सांप का सिर बाहर निकला और जान से मारने की नीयत से उसकी ओर झपटा। सर! किसी कीमती धातु से बने सांप के नुकीले दांतों का सीधा सामना करने की हिम्मत न करते हुए वीर किसी तरह एक तरफ हटकर बचने में सफल रहा और बगल में हटते ही उसने एक तलवार तकनीक का उपयोग करते हुए सांप पर अपनी तलवार से वार किया। टन!
धातु के धातु से टकराने की एक तीखी आवाज सुनाई दी, क्योंकि सांप के चट्टान जैसे शरीर से टकराने के बाद वीर के हाथ की तलवार वापस उछल गई। सांप पर उसके हमले का कोई असर नहीं पड़ा और उसने इसे आसानी से सह लिया और कुछ ही दर्जन मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। इस प्रक्रिया में उसने पहले से सुंदर दिखने वाले जौ के खेत को बर्बाद कर दिया। कम से कम एक किसान और उसके परिवार का कल का दिन अच्छा नहीं बीतने वाला था। यह सोचकर वीर ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने मौजूद चट्टान जैसे सांप को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका सोचने लगा, क्योंकि उसके पहले के हमले से सांप को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। सर, धपाक! वीर अचानक हिला और एक बार फिर सांप के हमले से बच निकला, लेकिन तभी अचानक वह असावधान रह गया और सांप की पूंछ उसे लग गई। इससे वह उछलकर कुछ सौ मीटर दूर जौ के खेत के ठीक बगल में एक छोटी धारा में जा गिरा। शायद मैं इसके शरीर में कोई कमजोर बिंदु ढूंढने की कोशिश कर सकता हूं और फुंकार! इससे पहले कि वीर अपनी अगली योजना बना पाता, सांप वहां आ पहुंचा और तेजी से उसकी ओर रेंगने लगा, जिससे उसके विशाल वंजन के नीचे आसपास का जौ का खेत पूरी तरह से समतल हो गया। वह अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ता जा रहा था। सांप को फिर से हमला करने के लिए आते देख बिना घबराए वीर ने उस पर सीधे हमला किया और अपनी वर्षा तलवार तकनीक का उपयोग किया। धमाका! वीर और सांप के केंद्र में होने के साथ एक सदमे की लहर चारों ओर फैल गई और वीर सांप से भिड़ गया। वह अपनी वर्षा तलवार तकनीक का उपयोग आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए कर रहा था और साथ ही सांप के शरीर पर किसी भी कमजोर जगह की तलाश कर रहा था, जिसका फायदा उठाकर वह उसे घायल कर सके। धमाका! 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 जैसे ही दोनों पक्ष एक दूसरे से टकराए, आसपास का इलाका तबाह हो गया और वीर और सांप की लड़ाई के झटकों के कारण पास का जौ का खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह यह क्या हो रहा है? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? मेरा जौ का खेत! अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? शहर और पास में रहने वाले कुछ किसानों को इस लड़ाई का आसानी से पता चल गया। हर किसी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और वे डर तथा विस्मय के साथ इस बड़ी हलचल के स्रोत की ओर देख रहे थे। नील का भी वही हाल था जब उसने सराय में अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां वह धैर्यपूर्वक वीर के लौटने का इंतजार कर रहा था। कि क्या वह एल्डर वीर हैं? हर बार हमले की आवाज सुनाई देने और महसूस होने पर दूर से आ रहे परिचित आभास को महसूस करते हुए नील को अंदाजा नहीं था कि वह इतनी दूर से आभास को कैसे महसूस कर पा रहा है, क्योंकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय वह दूर हो रही बड़ी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। कुछ क्षणों के लिए नील के चारों ओर एक अजीब आभास दिखाई दिया जब उसने दूर हो रही लड़ाई की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता, वह तेजी से गायब हो गया। थू! मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे अचानक पूरी गुफा को हमारे ऊपर गिरा देंगे। अपने मुंह में गई मिट्टी को थूकते हुए श्वेता ने गुस्से में उस स्थान की ओर नीचे देखा जहां गुप्त भूमिगत प्रवेश द्वार था। हाँ, मैंने वास्तव में इसके होने की भी उम्मीद नहीं की थी। अगर मुझे पता होता तो मौका मिलने पर मैंने उस कृपाण स्वामी को मार ही दिया होता। जमीन से उठते हुए और अपने कपड़े साफ करते हुए एल्डर मनीष ने खेत के साथ एक लंबी सांस ली, क्योंकि उन्हें उन्हें याद आया कि कैसे कृपाण स्वामी ने गुफा के ढानने के अवसर का लाभ उठाकर एक सुरंग की ओर तेजी से दौड़ लगाई थी और उसके बाद उसने अपने पीछे उसे भी ढा दिया था, जिससे उन दोनों के लिए उसका पीछा करना असंभव हो गया। मूल रूप से एल्डर मनीष और श्वेता प्रवेश द्वार से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन कृपाण स्वामी के भागने के बाद उसने कुछ ऐसा सक्रिय कर दिया था जिससे प्रवेश द्वार भी ढह गया। अब कोई विकल्प न होने के कारण श्वेता और एल्डर मनीष केवल खुद को तैयार ही कर सकते थे, क्योंकि वे जिंदा दफन हो गए थे। उसके बाद वे केवल खुदाई करके ही वापस सतह पर आने में सक्षम हुए। लेकिन वे वहां नीचे आखिरकार क्या रहे थे और वह अजीब नीला क्रिस्टल क्या था जिसे वे लोग ले जा रहे थे? एल्डर मनीष की बात सुनकर श्वेता खुद को पूछने से नहीं रोक सकी और उसने एल्डर मनीष की ओर देखा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं है।
जब हम संप्रदाय वापस पहुंचेंगे तो मैं दूसरों को इस बारे में सूचित करूंगी और इस जगह को खोदने और यह देखने के लिए एक समूह भेजूंगी कि क्या उन्हें कुछ मिलता है। धड़ाम। जैसे ही एल्डर मनीष ने अपनी बात पूरी की, अचानक दूर से एक बड़ी शॉकवेव उन दोनों के ऊपर से गुजरी। वो वह क्या था? श्वेता डरते हुए एल्डर मनीष के पास दौड़ी और शॉकवेव की दिशा में देखते हुए डर भरी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई लड़ रहा है। चलो पहले चलकर देखते हैं। शॉकवेव में बची हुई शक्ति को महसूस कर खुद भी थोड़ा कांपते हुए एल्डर मनीष ने श्वेता को उत्तर दिया और इसके बाद वे दोनों वापस उस शहर की ओर भागे जहां स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय से उनके साथ आए बाकी लोग वर्तमान में उनका इंतजार कर रहे थे। वुश। जैसे ही जमीन से अचानक कई मिट्टी के नुकीले खंभे निकले, वीर बड़ी मुश्किल से एक तरफ हटकर उनसे बचा। उसने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की क्योंकि उसे अपने सामने मौजूद सांप से घातक खतरे का एहसास होने लगा था। वह उसके हमलों से बचाव करने और बचने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। यह पहली बार था जब वीर ऐसी स्थिति में फंसा था। धड़ाम। सांप ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार वीर बचने में सफल नहीं हो सका और वह पीछे की ओर गिर गया। इस समय तक वह सांप से कई बार टकरा चुका था और उसे अभी तक ऐसी कोई कमजोरी नहीं मिली थी जिसका फायदा उठाकर वह सांप को घायल कर सके। इसके परिणाम स्वरूप वीर अधिक से अधिक घायल होता जा रहा था क्योंकि उसके पास अपनी तलवार के हमलों से सांप को वास्तव में घायल करने का कोई तरीका नहीं था। वीर ने समय के साथ सांप के पृथ्वी क्षेत्र द्वारा उस पर डाले जा रहे दबाव को धीरे धीरे बढ़ते हुए भी महसूस किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका अपना छद्म तलवार क्षेत्र एक वास्तविक क्षेत्र के दबाव में लगातार कमजोर होता जा रहा था। इस मोड़ पर वीर को यकीन था कि उसका छद्म तलवार क्षेत्र सांप के पृथ्वी क्षेत्र के निरंतर हमले के तहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हूं। इसी महत्वपूर्ण क्षण में वीर ने सांप के शरीर पर कुछ अलग जगहों पर एक छोटा सा बदलाव देखा। जब उसने पहले उस पर मिट्टी के नुकीले खंभों से हमला किया था, सांप का शरीर क्षण भर के लिए हल्की पीली आभा के साथ चमक उठा था। जब उसने मिट्टी के नुकीले खंभों से हमला किया था, यह असामान्य नहीं था क्योंकि उसने केवल उस पर हमला करने के लिए मिट्टी के खंभों को बुलाने हेतु पीली पृथ्वी छी का उपयोग किया था। वीर ने जिस बात पर ध्यान दिया वह यह नहीं थी, बल्कि सांप के शरीर के कुछ हिस्सों पर। सांप का वह शरीर जो लंबे समय तक हल्की पीली चमक बिखेरता रहा, हमला समाप्त होने के बाद भी और सांप के वापस सामान्य होने के बाद भी वह चमक बनी रही। इस समय खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सांप के किसी अन्य संभावित कमजोर बिंदु का कोई और संकेत न मिलने के कारण वीर ने सांप के शरीर के उन विभिन्न स्थानों पर हमला करने का निर्णय लिया जो शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ी अधिक देर तक पृथ्वी की ऊर्जा से घिरे हुए थे। सरसराहट। वीर ने सांप के हमला करने का इंतजार नहीं किया और इसके बजाय आक्रामक रुख अपना लिया। सांप की ओर तेजी से बढ़ते हुए उसने सांप के शरीर के उन विभिन्न स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी तलवार की नोक से तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी और तलवार की ऊर्जा की कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो गई, जो तेजी से पहुंची और एक साथ सांप के शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में समा गईं। हिस्सा। दर्द से भरी एक तेज फुंकार सुनाई दी क्योंकि सांप जमीन पर अजीब तरह से छटपटाने लगा। वीर ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी तलवार के वार ने सांप को आसानी से चीर दिया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वीर के साथ कई बार टकराने और बिना किसी चोट के हमले झेलने के बाद उसने वीर के हमले को गंभीरता से नहीं लिया था। सांप ने वीर के हमले से अपना बचाव नहीं किया और इसके बजाय उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह एक घातक हमले के साथ अपने सामने मौजूद चोर को हमेशा के लिए खत्म करने के इस अवसर का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन चीजें उसकी योजना के अनुसार नहीं हुईं और इसके बजाय उसने अचानक अपने पूरे शरीर में एक भयानक दर्द महसूस किया क्योंकि वीर द्वारा छेदे गए स्थानों से एक अजीब चमकता हुआ नीला तरल बाहर निकलने लगा। वीर ने यह देखा और पाया कि चमकते हुए नीले तरल ने उस जमीन को गला दिया जहां वह गिरा था।
जमीन पर सांप के छटपटाने के साथ ही यह चमकता नीला तरल दूर तक जा गिरा और दूर स्थित कुछ किसानों के घरों पर भी जा पड़ा, जिससे अंदर मौजूद परिवार डर के मारे बाहर भाग निकले, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह घर चमकते नीले तरल के क्षरण के कारण कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। हिस्सेस सांप को संभलने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वह मुड़ा और नफरत और जान से मारने की नीयत के साथ वीर की ओर घूरने लगा। उसने न केवल स्रोत क्रिस्टल चुराया था, बल्कि उसे घायल भी कर दिया था। सरसराहट। वीर ने सांप के दर्द से उबरने का इंतजार नहीं किया, और जब वह गुस्से में जान से मारने की नीयत के साथ उसकी ओर फुफकारा, तो वीर ने पहले ही सांप पर एक और हमला कर दिया था। इस बार का हमला पिछले हमले से थोड़ा अलग था, जहां उसने सांप के शरीर पर स्थित सभी अलग-अलग स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया था, और इसके बजाय यह एक सीधा हमला था जिसने सांप के शरीर के केवल एक कमजोर बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया था। पहले के हमले ने हालांकि सांप को वास्तव में घायल कर दिया था, वीर ने स्पष्ट रूप से देखा कि सांप को उस हमले से बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ था। आखिर वह हमला एक साथ कई अलग-अलग जगहों पर था, और इसीलिए एक ही जगह पर अपनी पूरी शक्ति केंद्रित करके किए गए हमले की तुलना में कमजोर था। इसीलिए जब सांप दर्द से फुफकारा और वीर ने जिसे सांप का खून माना था वह उसके द्वारा किए गए घावों से बह निकला, तब भी वीर ने खुद को इस विश्वास में नहीं आने दिया कि उसने सांप को घातक रूप से घायल कर दिया है, या ऐसा ही कुछ। धमाका! एक भयानक तलवार की ऊर्जा उसकी तलवार की नोक पर इकट्ठी हो गई जब वह सांप की ओर बढ़ा। इस बार उसने जिस हमले का उपयोग किया था, वह अनकहा तलवार मंत्र की पहली चाल, तलवार की छाया थी। वीर ने हमले को छिपाकर रखने की परवाह नहीं की, और इसके बजाय तलवार की ऊर्जा के भंवर को अपने नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित किया। नियंत्रण बनाए रखा जब तक कि वह सांप तक पहुंचने में सफल नहीं हो गया। हिस! वीर को पास आते देख और उसकी तलवार में एकत्र होती भयानक तलवार की ऊर्जा को महसूस करते हुए सांप ने एक धम की भरी फुफकार छोड़ी। वह स्पष्ट रूप से वीर की तलवार के भीतर छिपे तलवार की ऊर्जा के भंवर से उत्पन्न खतरे को महसूस कर रहा था, जो वीर के करीब आने के साथ और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। धड़ाम! सांप ने पहले की तरह इस हमले को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। उसके चारों ओर की जमीन अचानक हिलने लगी और मिट्टी के कई विशाल भालों में बदल गई, जो वीर की दिशा में उड़ने लगे, जबकि उसके शरीर के चारों ओर एक पीले रंग का कवच बनने लगा। जब रक्षात्मक तकनीकों की बात आती थी, तो पृथ्वी की ऊर्जा को सबसे मजबूत माना जाता था। सांप के पृथ्वी क्षेत्र के साथ मिलकर एक भयानक रक्षात्मक कवच ने सांप को ढक लिया, क्योंकि वह वीर को रोकने के लिए तैयार था। उसे विश्वास नहीं था कि उस पर फेंके गए मिट्टी के भाले उसे रोकने के लिए काफी होंगे, सिवाय इसके कि वे उसे अधिक रक्षात्मक उपाय करने और अपनी ऊर्जा और क्षेत्र के संयोजन से बने पीले कवच को मजबूत करने के लिए थोड़ा समय देंगे। वुश! जैसा कि सांप को पहले से ही उम्मीद थी, वीर ने सांप द्वारा फेंके गए मिट्टी के भालों से बचने के लिए कुछ अतिरिक्त सेकंड बिताए। हालांकि वीर फिर भी सांप के सामने पहुंच गया और उसने सांप द्वारा बनाए गए पीले कवच पर अपनी तलवार से प्रहार किया। धड़ाम! 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 वीर द्वारा बनाया गया तलवार की ऊर्जा का भंवर फूट पड़ा, और यह सांप के पीले कवच और पृथ्वी क्षेत्र के खिलाफ लड़ने के लिए उसके छद्म तलवार क्षेत्र के साथ मिल गया। हिस! धीरे धीरे सांप के कवच में दरारें पड़ने के संकेत दिखने लगे और वह घबराने लगा। धमाका! लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि सांप का कवच जल्द ही वीर के तलवार की ऊर्जा के भंवर के नीचे चकनाचूर हो गया। इस समय वीर तलवार की ऊर्जा के भंवर को बमुश्किल नियंत्रण में रख पा रहा था, क्योंकि उसने अपने पास बचे आखिरी नियंत्रण का उपयोग किया और इसे सांप के सिर के ऊपर स्थित एक कमजोर बिंदु की ओर निर्देशित किया। वीर जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही तलवार की ऊर्जा का भंवर सिर के ऊपर के कमजोर बिंदु के माध्यम से सांप के शरीर में प्रवेश कर गया, अब वीर का उस भंवर पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए वह सांप के सिर के अंदर ही फैलने की कोशिश करते हुए पूरी तरह से फट गया।
हिस! दर्द से भरी एक तेज फुफकार छोड़ते हुए सांप कुछ सेकंड के लिए तड़पने लगा और फिर जल्द ही उसकी सारी हलचल बंद हो गई। फूश! वीर ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तलवार की ऊर्जा के भंवर के अपने आप शांत होने का इंतजार किया, क्योंकि वह सांप के हिलना बंद करने के बाद भी कुछ और सेकंड तक उसके शरीर के अंदर तबाही मचाता रहा। लगता है यह वास्तव में मर गया है। सांप के शरीर के पास जाते हुए वीर ने महसूस किया कि उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं बचा है और उसने तुरंत शरीर को अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी में डाल लिया। वह शरीर हर तरह की कीमती धातुओं से बना था और अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था। वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। इस तरह वीर ने दूर से युद्ध देख रहे कुछ लोगों पर ध्यान दिया और मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया जब उसने देखा कि वे वसंत पुष्प संप्रदाय के लोग थे। उन्होंने बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी वे शहर के अन्य लोगों की तुलना में बहुत करीब आ गए थे, जो ज्यादातर शहर की दीवार के ऊपर ही रहे और दूर से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। मुझे नील के पास वापस जाना होगा इससे पहले कि वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाए कि मैं कहां हूं। उस प्रतिभाशाली युवा लड़के के बारे में सोचते हुए, जिसे वह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में वापस ले जाने का इरादा रखता था, वीर जल्द ही उस स्थान से गायब हो गया और जल्द ही शहर के भीतर वापस प्रकट हुआ। कौन? आखिर वह कौन था? और पत्थरों से बना वह सांप जैसा प्राणी क्या? जहां अभी अभी युद्ध हुआ था, वहां से कुछ ही दूरी पर खड़ी श्वेता सदमे से भर गई थी, क्योंकि उसने उस व्यक्ति की भयानक तलवार की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, जिसने पत्थर के सांप को मार डाला था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह सांप किसी भी तरह से कमजोर था, क्योंकि वह और एल्डर मनीष दोनों ही उस स्थान के और करीब नहीं जा पा रहे थे जहां लड़ाई हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को अचानक अपने ऊपर एक भयानक दबाव महसूस हो रहा था, जिससे वे एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए थे। हमें जल्द से जल्द सेक्ट के बाकी लोगों को इस बारे में सूचित करने के लिए वापस जाना होगा। श्वेता, जो अभी भी उस सुनसान युद्ध क्षेत्र की ओर देख रही थी, की तुलना में एल्डर मनीष के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उन्होंने श्वेता को सुनाने के लिए यह बात जोर से कही। क्यों? यह न समझते हुए कि एल्डर मनीष अचानक फिर से सेक्ट में वापस जाने की इतनी जल्दी में क्यों थीं, श्वेता ने भ्रमित स्वर में पूछा और अपना सिर थोड़ा एक तरफ झुकाया। उन्होंने अभी तक उन लोगों के समूह की जांच पूरी नहीं की थी, जिन्होंने इस क्षेत्र के भीतर एक भूमिगत आधार बनाया था और किसी तरह के अजीब क्रिस्टल के लिए खुदाई कर रहे थे। क्या उन्हें सेक्ट लौटने से कम खुद उन नीले क्रिस्टल में से कुछ को खोदकर वापस नहीं ले जाना चाहिए? पहले वाला सांप नैसेंट सोल रेल्म में खान न नहीं था, बल्कि डोमेन लॉर्ड रेल्म में था। जिसने पहले उससे लड़ाई की थी, वह भी निश्चित रूप से डोमेन लॉर्ड रेल्म का कोई व्यक्ति है। हमें दूसरों को इस तथ्य के बारे में सूचित करना होगा कि हमारे क्षेत्र में डोमेन लॉर्ड रेल्म का कोई व्यक्ति आया है। जहां तक मुझे पता है, वह संभवतः हेवनली स्काई किंगडम के उत्तरी क्षेत्र की सीमा पर हाल ही में दिखाई देने वाले सीक्रेट रेल्म की जांच करने आया कोई व्यक्ति होगा, फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के क्षेत्र की सीमा पर। यह कहते हुए एल्डर मनीष ने श्वेता का इंतजार नहीं किया और वे शहर की ओर वापस चल दी, ताकि उनके साथ आए बाकी लोगों को यह सूचित कर सकें कि वे वापस जा रहे हैं। अरे, मेरे लिए रुको! ये देखकर कि एल्डर मनीष ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है, श्वेता घबराहट में चिल्लाई और एल्डर मनीष के पीछे भागी। वह उस दिशा में एक आखिरी नजर डालना नहीं भूली, जहां उस रहस्यमयी व्यक्ति और सांप के बीच पहले लड़ाई हुई थी। दोनों पक्षों के बीच हुई लड़ाई के बाद बची हुई शक्ति के अवशेष अभी भी वहां मौजूद थे और वे संभवतः भटकते हुए कल्टीवेटरों के लिए एक मुख्य केंद्र बन जाएंगे, जो वहां आकर सांप और तलवार चलाने वाले योद्धा द्वारा छोड़े गए हमलों को समझने की कोशिश करेंगे। एल्डर वीर, क्या आप ठीक हैं? क्या पहले आप ही लड़ रहे थे? मैंने यहां तक लड़ाई की आवाज सुनी और मैं बिल्कुल भी सो नहीं सका। जैसे ही वीर उस सराय के कमरे में वापस आए जहां नील रुका हुआ था, नील के मुंह से सवालों की बौछार होने लगी और उसने चिंता में वीर को ऊपर से नीचे तक देखा।
वह किसी चोट के निशान को खोजने की कोशिश कर रहा था। मैं ठीक हूं। और हां, वह पहले मैं ही लड़ रहा था। लौटने से पहले खुद को ठीक कर लेने के बाद वीर को वास्तव में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका पहले लड़ना कुछ ऐसा था जिसे उसे छिपाने की जरूरत थी। इसीलिए उसने नील के सवालों का सच्चाई से जवाब दिया। वीर ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि उसने नील के चेहरे पर चिंता के भाव देखे थे। वह स्पष्ट रूप से उससे जुड़ने लगा था। लेकिन क्या यह बहुत जल्दी नहीं था? वह उससे एक दिन से कुछ ही ज्यादा समय पहले मिला था। शायद इसीलिए क्योंकि वह उसे रहने के लिए एक नई जगह दे रहा था और उसे अपनी अभ्यास जारी रखने का मौका दे रहा था। वीर सोच रहा था कि क्या यह वही लोहारी की कला थी जो उसके दिवंगत गुरु ने उसे विदा होने से पहले सिखाई थी। इस बारे में सोचते हुए, अपना सिर हिलाते हुए, वीर ने इस पर बहुत अधिक विचार न करने का फैसला किया और इसे केवल एक अच्छी बात के रूप में लेने का निर्णय लिया। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में लौटने के बाद वीर ने नील को अपने निवास स्थान पर रखने और अपने दोनों शिष्यों द्वारा उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के भीतर जीवन के अनुकूल होने में मदद करने के बारे में सोचा। इस तरह उसे स्वयं बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा नील के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है कि वह अपने जैसे संप्रदाय के किसी एल्डर के अलावा किसी और से बात कर सके। और जब उम्र की बात आती है तो वह दिशा और देवांश से बहुत अलग नहीं था। अब काफी देर हो चुकी है। कल सुबह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ नींद लेनी चाहिए। यह देखते हुए कि नील खड़े खड़े ही झपकी लेने लगा था, वीर ने कमरे के दो बिस्तरों में से एक की ओर इशारा करते हुए मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया। जी। वीर की बात सुनकर नील ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उस बिस्तर की ओर बढ़ गया जिसकी ओर वीर ने उसे निर्देशित किया था। इससे पहले कि वह कंबल के नीचे चला गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, और कुछ ही देर में वीर को नील की शांत सांसें महसूस हुईं, क्योंकि वह बिस्तर पर लेटने और खुद को कंबल से ढकने के कुछ ही सेकंड बाद सो गया था। इससे आसानी से देखा जा सकता था कि नील कितना थका हुआ था। वीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस बगल के बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। वह नील की तरह सोने वाला नहीं था और इसके बजाय रात का बाकी समय अपनी सांप के साथ पिछली लड़ाई से उबरने में बिताने वाला था। भले ही वीर जीत गया था, लेकिन सांप द्वारा कई बार इधर-उधर फेंके जाने के बाद उसे स्पष्ट रूप से काफी चोटें आई थीं और अपनी चरम स्थिति में लौटने से पहले उसे ठीक होने के लिए कुछ समय देना पड़ा। कम से कम उसे ठीक होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और रात का शेष समय उसके लिए फिर से अपनी चरम अवस्था में लौटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के लोग जा रहे हैं। शायद यह शहर के ठीक बाहर हुई मेरी पिछली लड़ाई के कारण था। स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के लोगों को एक साथ इकट्ठा होते और फिर जल्दी से शहर से बाहर निकलते हुए महसूस करते हुए वीर के चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव आया और उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, फिर इसे अनदेखा कर दिया और वापस ठीक होने पर ध्यान केंद्रित किया। वीर स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन वह ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान ऐसा करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। मूल रूप से वह शहर छोड़ने से पहले उनसे मिलना चाहता था, लेकिन अब वह संभव नहीं लग रहा था। चाहे जो भी हो, उसे भविष्य में किसी समय स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय के लोगों से मिलना ही होगा, जब दोनों संप्रदायों का विलय होने वाला था। वीर को वास्तव में विश्वास नहीं था कि संप्रदाय प्रमुख महावीर प्रताप दोनों संप्रदायों के विलय के खिलाफ होंगे, क्योंकि यह उन्हें मजबूत बनाएगा और उन्हें उस संप्रदाय गठबंधन में शामिल होने की अनुमति देगा जिसे स्काई साम्राज्य अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न धार्मिक केंद्रों के प्रभाव को कम करने के प्रयास में बना रहा था। श्रेया, जो स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय की वर्तमान संप्रदाय प्रमुख थीं और वही विलय के बारे में पूछने आई थीं, वह निश्चित रूप से इसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी। उसी समय जब वीर सराय के कमरे के भीतर ठीक हो रहा था, महावीर प्रताप अपनी साधना के एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गए थे, क्योंकि उनका आभा मंडल लगातार अस्थिर हो रहा था
और ऐसा लग रहा था कि वह एक चरम सीमा पर पहुंच रहा है, क्योंकि उनके नीचे का फर्श दरकने लगा था। हाँ, एक जोरदार दहाड़ छोड़ते हुए जब उनके चारों ओर का आभा मंडल आखिरकार सफलता प्राप्त करने में सफल रहा और नाइसेंट सोल क्षेत्र के 8वें चरण तक पहुंचना, लेकिन यह इसका अंत नहीं था। महावीर प्रताप वहीं नहीं रुके, क्योंकि उनका ओज बढ़ता ही रहा। नाइसेंट सोल क्षेत्र के 8वें चरण पर अभी अभी पहुंचने वाले व्यक्ति से लेकर 8वें चरण के शिखर तक, इस क्षण महावीर प्रताप की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, क्योंकि उन्होंने अपने सामने नैसेंट सोल क्षेत्र के 9वें चरण की बाधा को महसूस किया और अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया। धड़ाम। 9वें चरण की बाधा की ओर एक अंतिम प्रयास के साथ महावीर प्रताप अपने कमरे के बीच में बैठे हुए थकान महसूस कर रहे थे। अपने आसपास के कमरे को देखते हुए, जो उनके सफल प्रयास के दौरान उनसे निकली ऊर्जा से पूरी तरह नष्ट हो गया था। मैं सफल हो गया। नाइसेंट सोल क्षेत्र के 9वें चरण में प्रवेश करते ही अपनी नई शक्ति को महसूस करते हुए महावीर प्रताप ने अपनी साधना के आधार को स्थिर करने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले खुद ही खुशी से मुस्कुराहट दी। वह एक ही बार में नाइसेंट सोल क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंचने में सफल रहे थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने 8वें चरण को पूरी तरह से पार कर लिया था। भले ही उन्हें अपनी साधना को स्थिर करने के लिए सामान्य से अधिक समय बिताना पड़ा, महावीर प्रताप को लगा कि यह इसके लायक था। आखिरकार वह अभी-अभी नाइसेंट सोल क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंचे थे। हाफ स्टेप डोमेन लॉर्ड क्षेत्र के बाहर इसे नाइसेंट सोल क्षेत्र का शिखर माना जा सकता था। हाँ, लगता है कि पहले उस सांप ने मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई थी। सराय के कमरे में चारों ओर नजर डालते हुए एक लंबी सांस छोड़ते हुए वीर ने कमरे के 2 बिस्तरों में से एक पर अभी भी सो रहे नील को देखा। खिड़की की ओर देखते हुए प्रकाश की कुछ किरणें पर्दे के माध्यम से अंदर आईं और इस प्रक्रिया में सराय के छोटे से कमरे को रोशन कर दिया। हम प्रकाश की कुछ किरणें सीधे नील के चेहरे पर पड़ीं और जल्द ही उन्होंने अपनी थकी हुई आंखें खोलीं और बिस्तर से उठने और पूरी तरह जागने से पहले अपने चेहरे पर भ्रमित भाव के साथ चारों ओर देखा। हमें बाहर निकलने से पहले नीचे जाकर कुछ खा लेना चाहिए। नील को बिस्तर से उठते और चलने के लिए तैयार होते देख वीर ने बगल से उन्हें विनम्रतापूर्वक सूचित किया और वे दोनों जल्द ही सराय के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में मेहमानों के खाने के लिए समर्पित एक छोटे से क्षेत्र में चले गए। समय जल्द ही बीत गया और नील ने अपना नाश्ता समाप्त कर लिया, जबकि वीर ने नील के खाने के खत्म होने का इंतजार करते हुए केवल कुछ चाय का आदेश दिया। इस प्रकार वीर और नील दोनों ने जल्द ही छोटे शहर को छोड़ दिया और फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। हाँ, मैं आखिरकार सफल हो गई। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में वापस दिशा, जो हाल ही में एक कुशल कीमियागर बनने में सफल हुई थी, सुधार करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह कीमिया हॉल के कुछ एल्डर्स को अपने अभ्यास के लिए विभिन्न सामग्री और जड़ी बूटियां प्रदान करने में मदद करने के लिए मनाने में सफल रही थी। एल्डर्स इस बात से बहुत खुश थे कि दिशा इतने कम समय में एक कुशल कीमियागर बनने में सफल रही और यहां तक कि उसे अभ्यास करने के लिए कीमिया हॉल में रहने के लिए मना लिया। और वहीं वह वर्तमान में थी, क्योंकि उसने अपने हाथों में पीले रंग के तरल की एक छोटी बोतल पकड़ी हुई थी और उसे अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ खुशी से ऊपर उठा रखा था। वास्तव में यह बहुत अच्छा है। तुम निश्चित रूप से अब से आधे साल बाद होने वाली आगामी कीमिया प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगी। उनके बगल में एक शानदार सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खुशी से उनकी प्रशंसा की। लेकिन हमें अभी और तैयारी करनी है। आखिरकार भाग लेने वाले अधिकांश लोग तुम्हारी ही उम्र के हैं और पहले से ही कुशल कीमियागर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। कुछ वर्षों के लिए रसायन शास्त्री क्षेत्र में, यदि इससे अधिक नहीं तो बड़े साम्राज्यों की तुलना में हम केवल तुलना ही नहीं कर सकते। अपना सिर हिलाते हुए
वह वृद्ध व्यक्ति अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने कुछ शीर्ष स्तर के साम्राज्यों के बारे में सोचा जिनमें मंडल अधिपति क्षेत्र के साधक रसायन प्रतियोगिता में शामिल हो रहे थे। सच कहूं तो उसे और बाकी एल्डर्स को नहीं लगा कि जीतना संभव होगा, और बस यही उम्मीद थी कि दिशा प्रतियोगिता में एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने में सक्षम होगी और उनके रसायन हॉल में कुछ गौरव लाने में मदद करेगी, और शायद इस प्रक्रिया में कुछ दुर्लभ गोलियों या औषधि की विधियों को वापस लाएगी। गोली और औषधि की विधियां प्रतियोगिता में शामिल होने वाले कई लोगों के लिए यह मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि प्रतियोगिता आयोजित करने वाला व्यक्ति एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री था। उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो लोग इसमें शामिल होंगे वे उसकी स्वयं की कुछ विधियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस बार प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाले पुराने शिल्पकार रसायन शास्त्री के बारे में अफवाह थी कि वह पहले से ही शिल्पकार क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके हैं, और उनकी व्यक्तिगत विधियों की बहुमूल्यता आसपास के सभी साम्राज्यों को अपने सबसे प्रतिभाशाली युवा रसायन शास्त्रियों को इसमें शामिल होने के लिए भेजने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा शीर्ष 100 और उससे ऊपर के लिए विभिन्न पुरस्कार लोगों को अपनी किस्मत आजमाने और शामिल होने के लिए लुभाने के लिए पर्याप्त थे। पुराने शिल्पकार रसायन शास्त्री की व्यक्तिगत विधियों को सीखने के अवसर को सोने पर सुहागा माना जा सकता है। आखिरकार, भले ही आप शीर्ष 100 में नहीं पहुंच पाए, फिर भी आपके पास पुराने शिल्पकार रसायन शास्त्री की विधियों को सीखने का मौका होगा। इसीलिए कुछ भी जीते बिना भी आप शामिल होने के लिए कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे। पुराने रसायन शास्त्री ने खुशी खुशी दिशा की ओर देखा, जो अपने हाथ में औषधि का निरीक्षण कर रही थी और मेज पर अपने पास एक छोटी नोटबुक में उस प्रक्रिया को लिख रही थी जिससे वह सफल हुई थी। यह देखकर पुराने रसायन शास्त्री को लगा कि दिशा आगामी रसायन प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में पहुंचने में सक्षम होगी। शायद वह शीर्ष 50 तक भी पहुंच पाएगी। मैं अभी के लिए अपने गुरु के मंडप में वापस जाऊंगी और औषधि बनाने की प्रक्रियाओं के दौरान सीखी गई बातों पर गौर करूंगी और देखूंगी कि क्या मैं कुछ सुधार कर सकती हूं। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद एल्डर। जिस प्रक्रिया से वह गुजरी थी और सुधार के बारे में उसने जो सोचा था, उसे नोट करने के बाद दिशा वृद्ध रसायन शास्त्री को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। हाँ, कोई चिंता नहीं नन्ही। मुझे अपने संप्रदाय के लिए रसायन शास्त्रियों की अगली पीढ़ी की मदद करने में सक्षम होने पर बहुत खुशी है। जैसे ही उसने दिशा को कमरे से बाहर जाते देखा, वह वृद्ध रसायन शास्त्री मन ही मन खुशी से हंसने लगा। उसे खुशी महसूस हुई कि वह युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति की मदद कर सका। सामान्य रूप से रसायन हॉल के छोटे आकार और इसके अलोकप्रिय होने के कारण इस तरह की बात दुर्लभ थी। यदि यह तथ्य नहीं होता कि साधक साधारण लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तो पुराने रसायन शास्त्री को लगा कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में कोई रसायन हॉल नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत कम लोग उनमें शामिल होते हैं। लेकिन हम युवाओं को अपने साथ जुड़ने के लिए कैसे आकर्षित कर सकते हैं? उन लोहारों या फॉर्मेशन मास्टर्स की तुलना में शुरुआती चरणों में रसायन विद्या सीखने में बहुत अधिक समय लगता है, और उन युवाओं के पास केवल एक प्रशिक्षु रसायन शास्त्री बनने के लिए कुछ साल बिताने का धैर्य नहीं है। दिशा के जाने के बाद पुराना रसायन शास्त्री उदास आवाज में खुद से बात करने लगा और उसी मेज पर बैठ गया जहां दिशा ने पहले औषधि बनाई थी। एल्डर गोविंद, आप वहां अकेले उदास क्यों बैठे हैं? एल्डर विनोद, आप यहां कैसे? वहां कौन है? जब उस वृद्ध व्यक्ति ने खुद से बात करते समय अपने पीछे वह आवाज सुनी, तो वह तुरंत उछल पड़ा और पीछे मुड़कर उस व्यक्ति का सामना करने लगा जो अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ था। मैं कैसे नहीं आती? मुझे अपने कमरे से ही तुम्हारी निराश आवाज सुनाई दे रही थी। कई अन्य एल्डरों ने भी तुम्हें सुना था, लेकिन वे अंदर आने और यह पूछने में बहुत डरे हुए थे कि क्या बात है। आखिरी हिस्से पर पहुंचते हुए काव्या ने कमरे के प्रवेश द्वार की ओर देखा, जहां कुछ एल्डर दरवाजे के पीछे से सावधानी से झांक रहे थे। हाँ हाँ, मैं समझ गया।
आप सभी को परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मुझे बस ये सोचकर थोड़ा दुख हुआ कि आजकल कितने कम युवा हमारी रसशाला में शामिल होते हैं। कमरे के प्रवेश द्वार से झांकते हुए परिचित चेहरों को देखकर एल्डर गोविंद ने शर्मिंदगी से अपने गाल लाल होते महसूस किए और अजीब तरह से हंसते हुए अपना बायां गाल खुजलाया। कोई बात नहीं एल्डर गोविंद। हाँ, हम समझते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। मेरे कुछ शिष्य अब 50 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि मुझे जल्द ही कोई नया शिष्य नहीं मिलने वाला है। एल्डर गोविंद सही कह रहे हैं। हमें वास्तव में युवाओं को हमारी रसशाला में शामिल होने के लिए आकर्षित करने का कोई तरीका खोजना होगा। प्रवेश द्वार से झांक रहे एल्डर धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि वे एल्डर गोविंद की पहले कही गई बातों से सहमत थे। हम्म, ऐसा लगता है कि सब यहां हैं। क्यों ना हम रसशाला में शामिल होने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने का कोई तरीका खोजें। उदाहरण के लिए, हम आगामी रसशास्त्र प्रतियोगिता का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही एल्डरों का समूह कमरे में दाखिल हुआ, काव्या ने बोलते हुए कमरे के भीतर मौजूद 5 लोगों के छोटे समूह का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। आपका क्या मतलब है एल्डर विनोद? क्या आपके पास कोई विचार है कि हम युवाओं को रसशाला की ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं? काव्या की बात सुनकर एल्डर गोविंद उत्साहित स्वर में चिल्लाए बिना नहीं रह सके, जबकि अन्य 3 एल्डर भी उत्साह से भरकर एल्डर विनोद की ओर देखने लगे। हाँ, मेरी योजना संप्रदाय प्रमुख से पूछने की है कि क्या हम शिष्यों के एक समूह को अपने साथ उस बूढ़े कुशल रसशास्त्री द्वारा आयोजित रसशास्त्र प्रतियोगिता देखने के लिए ले जा सकते हैं। ऐसी भव्य प्रतियोगिता देखने से निश्चित रूप से उनके विश्व दृष्टिकोण का विस्तार होगा और साथ ही रसशास्त्र में उनकी रुचि भी बढ़ेगी। विशेष रूप से तब जब उन्हें पता चलेगा कि शीर्ष 100 और उससे ऊपर आने के लिए क्या-क्या पुरस्कार हैं। काव्या की बातें सुनकर एल्डर गोविंद और अन्य 3 एल्डर ऐसी भव्य और चकाचौंध भरी प्रतियोगिता देखने के बाद शिष्यों के चौंकने वाले भावों के बारे में सोचकर उत्साहित हो उठे। प्रतियोगिता देखने के बाद निश्चित रूप से कुछ शिष्य रसशाला में शामिल होने के इच्छुक होंगे और जो प्रतियोगिता देखने गए थे, वे इसके बारे में अपने दोस्तों और अन्य शिष्यों को बताएंगे। ये एक शानदार विचार है। मैं जाकर संप्रदाय प्रमुख से पूछूंगा कि क्या हम कुछ शिष्यों को अपने साथ ले जा सकते हैं। संप्रदाय प्रमुख अभी भी बंद कमरे में एकांत साधना में हैं। एल्डर गोविंद को अचानक ऊर्जा से भरते हुए और एक वृद्ध व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त तरीके से कमरे से बाहर भागते हुए देखकर काव्या अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई और वह कमरे से ओझल हो चुके थे। अब तक वह पहले से ही संप्रदाय प्रमुख के भवन की दिशा में जा रहे थे। संप्रदाय प्रमुख वर्तमान में बंद कमरे में ध्यान साधना में हैं और उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता। एल्डर गोविंद, जब गुरुजी बाहर आ जाएं तब आप वापस क्यों नहीं आते? संप्रदाय प्रमुख के भवन के सामने खड़े एल्डर गोविंद को संप्रदाय प्रमुख के एक शिष्य ने रोक दिया और उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया। मैं मैं समझ गया। एक निराश बुदबुदाहट के साथ उन्होंने जाने की तैयारी की। जैसे ही वे मुड़ने वाले थे, एल्डर गोविंद को अचानक संप्रदाय प्रमुख के मंडप के भीतर एक भयानक आभा एकत्रित होती महसूस हुई। इससे पहले कि वह अचानक फूट पड़ी और एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। गड़गड़ाहट। वह आभा ही इतनी भयानक थी कि एल्डर गोविंद और प्रवेश द्वार पर खड़े शिष्य दोनों ही जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि उन्हें फिर से खड़ा होना मुश्किल लग रहा था। क्या संप्रदाय प्रमुख ने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली? शिष्य की उत्साहित आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि वे दोनों संप्रदाय प्रमुख के मंडप की ओर देख रहे थे। चाहे कुछ भी हो, वे दोनों जानते थे कि संप्रदाय प्रमुख की शक्ति में वृद्धि को फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के लिए एक अच्छी बात माना जा सकता है। एल्डर गोविंद यह भी जानते थे कि अपने साधना आधार को स्थिर करने के कुछ दिनों बाद वे संप्रदाय प्रमुख की स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कम से कम यह लंबी बंद दरवाजों वाली साधनाओं में से एक नहीं थी। आखिरकार इसमें कभी-कभी कई साल लग सकते थे।
इस समय के दौरान उनके लिए संप्रदाय प्रमुख से मिल पाने की संभावना न के बराबर थी। इसलिए एल्डर गोविंद ने अनिच्छा से अल्केमी हॉल में वापस लौटने और उप संप्रदाय प्रमुख के पास जाकर पूछने का पर्याप्त साहस जुटाने का निर्णय लिया। लेकिन ऐसा लगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसे ध्यान में रखते हुए एल्डर गोविंद निर्णायक रूप से संप्रदाय प्रमुख की पर्वत छोटी से पीछे हट गए और अल्केमी हॉल की ओर वापस चल दिए। वह बाकी लोगों को खुशखबरी के बारे में सूचित करेंगे और साथ ही यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके पास ऐसा कुछ है जो संप्रदाय प्रमुख को साधना आधार स्थिर करने के बाद आगामी अल्केमी प्रतियोगिता के लिए कुछ शिष्यों को अपने साथ ले जाने की अनुमति देने के लिए मनाने में मदद कर सके। उसी समय जब महावीर प्रताप ने नेसेंट सोल क्षेत्र के 9वें चरण में सफलता प्राप्त की, श्रेया, रुद्रदेव और दोनों भाइयों भैरव सिंह और वीरेंद्र सिंह ने तुरंत इसे महसूस किया और तेजी से वहां पहुंचे। चितरंजन ने भी इसे महसूस किया और वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि किसने सफलता प्राप्त की है, लेकिन उसने श्रेया की बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से उस छोटे से आंगन में रुका रहा जहां उसने उसे और खजाना खोजने वाले को वीर के लौटने तक रहने की अनुमति दी थी। क्या संप्रदाय प्रमुख ने वास्तव में अभी नेसेंट सोल क्षेत्र के 8वें चरण में सफलता प्राप्त की है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है? मंडप के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाले अंतिम लोगों में से एक होने के नाते भैरव सिंह ने भ्रमित आवाज में पूछा, जबकि वह मंडप के प्रवेश द्वार की ओर देखता रहा। जहां तक मैं महसूस कर सकती हूं, ऐसा लगता है कि वे न केवल 8वें चरण तक पहुंचे, बल्कि इसके बजाय एक ही बार में इसे पूरी तरह से पार करने में सफल रहे और नेसेंट सोल क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंच गए। श्रेया, जो सबसे पहले पहुंची थी, अपनी आंखें खुशी से सिकोड़ते हुए संप्रदाय प्रमुख के वर्तमान स्तर का अधिक आसानी से अनुमान लगाने में सक्षम थी। नेसेंट सोल क्षेत्र का 9वां चरण। श्रेया की बात सुनकर दोनों भाइयों के साथ रुद्रदेव के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है कि अब उनके फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में कोई नेसेंट सोल क्षेत्र के शिखर पर था। यहां तक कि हेवनली स्काई किंगडम के पुराने पूर्वज को भी केवल 9वें चरण के शिखर तक पहुंचा माना जाता था। अब से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय को हेवनली स्काई किंगडम की बहुत अधिक चिंता नहीं करनी होगी और वे उन्हें मना भी कर सकते थे या अधिक क्षेत्र के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, जैसा कि अक्सर सेवन फेट्स संप्रदाय करता था। इस समय तक सेवन फेट्स संप्रदाय ने हेवनली स्काई किंगडम के साथ और भी खुलकर प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया था। आइए अभी उन्हें अपना साधना आधार स्थिर करने के लिए छोड़ दें। ये देखते हुए विचारों में खोए हुए तीनों को श्रेया ने जल्दी से याद दिलाया और वे चारों जल्द ही संप्रदाय प्रमुख के पर्वत से चले गए और अपने पुराने कार्यों में वापस लौट आए। जैसे ही महावीर प्रताप ने सफलता प्राप्त की और नेसेंट सोल क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंच गए, सेवन फेट्स संप्रदाय के क्षेत्र में कहीं 40 साल की उम्र के आसपास का एक हट्टा-कट्टा आदमी, जो पूरी तरह से कवच में सुसज्जित था, उन लोगों के एक समूह के सामने खड़ा था जिन्होंने सेवन फेट्स संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्र पहने हुए थे और वह तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रहा था। हुँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा सेवन फेट्स संप्रदाय सिर्फ इसलिए अपना क्षेत्र बढ़ाता रहेगा क्योंकि अज्योर स्काई साम्राज्य ने हमला किया है? उन लोगों के समूह की ओर देखते हुए उसने यह कहा। उसके सीने पर हेवनली स्काई साम्राज्य का एक छोटा प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा था। ही, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ग्रैंड कमांडर। हम तो यहां केवल उन आम लोगों की मदद करने आए हैं जो हाल ही में महामारी के कारण संघर्ष कर रहे थे। अपने सामने खड़े आदमी का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने होठों पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा और पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया, हेवनली स्काई साम्राज्य का ग्रैंड कमांडर। यह एक ऐसी उपाधि थी जो पूरे हेवनली स्काई साम्राज्य में केवल दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास थी।
यहां तक कि यह अफवाह भी थी कि ग्रैंड कमांडर पहले ही नेसेंट सोल क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंच चुका है। एल्डर यशपाल, अगर आप यहां केवल आम लोगों की सहायता करने आए हैं, तो अचानक आपने इतनी सारी अलग-अलग शाखाएं बनाना कैसे शुरू कर दिया? शायद आम लोग तब और बेहतर होंगे जब वे हर रोज शहर में सेवन फेट संप्रदाय द्वारा निर्मित शानदार इमारतों को देखेंगे जहां वे जाते हैं। मन ही मन उपहास करते हुए जब उसने यह कहा, तो ग्रैंड कमांडर की आंखें अपने सामने खड़े लोगों के समूह को देखते हुए बेहद ठंडी हो गईं। वह अच्छी तरह जानता था कि सेवन फेट्स संप्रदाय हमेशा से हेवनली स्काई साम्राज्य का तख्ता पलट करना चाहता था और उनके क्षेत्र पर कब्जा करके स्काई साम्राज्य के तहत एक स्वतंत्र शक्ति बनना चाहता था। सामान्य रूप से ऐसी चीज असंभव होती, लेकिन संप्रदाय गठबंधन के अचानक स्थापित होने और स्काई साम्राज्य द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर अधिक से अधिक मजबूत संप्रदायों को शामिल करने की इच्छा के कारण ग्रैंड कमांडर अच्छी तरह जानता था कि स्काई साम्राज्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ी रहेगा कि हेवनली स्काई साम्राज्य अचानक सेवन फेट संप्रदाय बन जाए। सेवन फेट संप्रदाय भी ईश्वर द्वारा दिए गए इस अवसर के बारे में जानता था और अंततः उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार कर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकें।